मार्च 22, 2024 एक तारीख जो रशिया की हिस्ट्री में खूनी निशान छोड़ गई, जब मॉस्को के पास क्रोकस सिटी हॉल में म्यूजिक की आवाज़ अचानक गोली और चीखों में बदल गई। लेकिन क्या ये ट्रेजेडी रोका जा सकता था? इस सवाल का जवाब इस घटना को आज 2025 के एंड में भी कंट्रोवर्शियल बना देता है। अटैक से 2 हफ्ते पहले 7 मार्च को यूएस एम्बेसी ने मॉस्को में पब्लिक अलर्ट जारी किया। वार्निंग साफ थी, एक्सट्रीमिस्ट आर प्लानिंग टू टारगेट लार्ज गैदरिंग एंड कंसर्ट। और सिर्फ ये पब्लिक अलर्ट नहीं था, यूएस इंटेलिजेंस ने प्राइवेटली रशियन एसएफबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को डिटेल्ड स्पेसिफिक इनपुट दिए थे। उन्हें पता था कि अटैक आने वाला है और शायद उन्हें ये भी पता था कि कहाँ हो सकता है। पर रशियन अथॉरिटीज़ ने इस वार्निंग को क्या किया? डिसमिस। रशियन प्रेसिडेंट ने इसे प्रोवोकेशन कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा कि अमेरिका का मकसद सिर्फ रशियन सोसाइटी में पैर फैलाना है और इसी ईगो और मिसकैलकुलेशन की कीमत 149 से ज़्यादा लोगों ने चुकाई। जब 22 मार्च की शाम 8 बजे क्रोकस सिटी हॉल में 4 आर्मेड गनमैन घुसे तो उन्होंने किसी भी तरह की रैंडम वायलेंस नहीं की। उनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल प्रोफेशनल था। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं थे, ये ट्रेनेड ऑपरेटिव्स थे। उनका पहला टारगेट वो लोग थे जो एंट्री पॉइंट पर थे। फिर वो ऑडिटोरियम के अंदर घुसे जहाँ बैंड पिकनिक का शो शुरू होने वाला था। जिन्होंने इस भयानक मंजर को देखा, उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ गोलियां नहीं चला रहे थे, वो सिस्टमैटिक तरीके से ऑडियंस को कॉर्नर कर रहे थे। और गोलियां चलाने के बाद उन्होंने पेट्रोल बम का यूज़ किया। ये एक डिफाइनिंग ट्रेट था इस अटैक का। उनका मकसद सिर्फ गोली से नहीं बल्कि आग और स्ट्रक्चरल कोलैप्स से ज़्यादा मौत देना था। और इस तरीके को दुनिया भर में आईएसआईएस के अपने अटैक्स में यूज़ करता आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करने में देर नहीं लगी। इस्लामिक स्टेट, खोरासन प्रोविंस या आईएसआईएस के ने इसकी जिम्मेदारी ली। एक्सपर्ट का कहना है कि आईएसआईएस के रशिया से नफरत करता है क्योंकि रशिया ने सीरिया और अफगानिस्तान में उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस लिए हैं और इस बार उन्होंने ग्लोबल स्टेज पर एक बार फिर अपनी प्रेजेंस दिखाई। अगले सुबह चारों मेन सस्पेक्ट को ब्रैंसक रीजन में पकड़ा गया। ये सब ताजिकिस्तान के सिटीजन्स थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हुआ उसने ग्लोबल मीडिया में एक और सवाल खड़ा कर दिया, जस्टिस या पॉलिटिकल वेंडेटा। जो इंटरोगेशन फुटेज लीक हुई उसमें सस्पेक्ट के साथ जो तरीका अपनाया गया उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी में शॉक वेव भेज दिए, टॉर्चर के साफ निशान। इससे ये सवाल उठा कि क्या इस तरह कोर्टेड कन्फेशन का सच बाहर आएगा या फिर रशिया जल्दी इस केस को क्लोज करना चाहता था। लेकिन इस पूरी नैरेटिव का सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल है पॉलिटिकल डाइवर्जन। जब यूएस इंटेलिजेंस और आईएसआईएस के दोनों की कहानी एक थी, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने बार यूक्रेन पर इसमें शामिल होने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि अटैकर्स यूक्रेन से सपोर्ट लेने जा रहे थे। यूक्रेन ने इस क्लेम को फेयरली डिनाई किया। एनालिस्टिक कहते हैं कि ये एक कैलकुलेटेड मूव था। अटैक के बाद जो नेशनल शॉक और गुस्सा था उसे डोमेस्टिक इंटेलिजेंस फेलियर्स की तरफ से हटाकर वॉर टाइम इनेमी की तरफ मोड़ दिया गया। इससे अकाउंटेबिलिटी का सवाल दब गया और वॉर नैरेटिव को बल मिला। आज लेट 2025 में क्रोकस सिटी हॉल के रूइंस पर एक मेमोरियल खड़ा हो गया है। इन कई क्रिटिकल सवाल आज भी रिसॉल्वेड हैं। पहला, जब अमेरिका ने स्पेसिफिक वार्निंग दी थी तो उससे नज़रअंदाज क्यों किया गया? यह सिर्फ मिस जजमेंट था या पॉलिटिकल रिफ्यूजल? दूसरा, आईएसआईएस के ने इस अटैक को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब है कि उनके स्लीपर सेल्स और सपोर्टिव नेटवर्क अब भी रशिया में एक्टिव है। क्या रशियन सिक्योरिटी ने उस नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया है? तीसरा, क्या यह सिर्फ 4 ताजिक सिटीजन्स का प्लान था या उनके पीछे हायर मास्टरमाइंड थे जो आज भी आज़ाद हैं? क्रोकस सिटी हॉल का गम सिर्फ लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, ये एक सिक्योरिटी फेलियर की कहानी है। ये एक रिमाइंडर है कि जब भी नेशनल ईगो और पॉलिटिकल डिनाइल पब्लिक सेफ्टी से ऊपर जाते हैं तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी होता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या रशिया ने डिलिबरेटली इस वार्निंग को इग्नोर किया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।